अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2024 कैसा होगा, यानी 2024 में जो आपसे पेपर पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे। तो पेपर यहीं से आएगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और आप चाह रहे थे कि मैं आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आऊं कि 2024 का जो एग्ज़ाम होना है मार्च में। अभी तो फ़िलहाल दिसंबर चल रहा है और आज की तारीख की अगर बात करें तो 23 दिसंबर है। तो आज हम जानेंगे कि मार्च में जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, उसमें कौन कौन से सवालात आ सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ था उसी के बेस पर ये 2024 का बनाया गया है। जिस तरह उसमें आपको 2 हिस्सों में सवालात पूछे गए थे। जो पहला हिस्सा था हिस्सा अलिफ, जिसका नाम था, और इसमें आपसे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी तरह जो हमारा 2024 में जो एग्ज़ाम होगा तो वो भी इसी तरह ही पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपका सबसे पहला हिस्सा अलिफ होगा और हिस्सा अलिफ में एक हिदायत दी जाएगी की हिदायत होगी कि सवाल नंबर 1 से 20 तक के सवालात, सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुतबादिल कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। मुंदरजा झेल सवालात में से हर एक 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, यानी आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे। इनमें से सही मुतबादिल को चुनें और OMR शीट में लिखें, यानी आपको एक OMR शीट भी मिलेगा और एक कॉपी भी मिलेगा। तो जो 20 क्वेश्चन होंगे आपके वो तो आपको OMR पर फिल करना होगा, लेकिन जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको लिखना होगा। वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, बल्कि दोनों मिक्स होंगे। 20 हमारे जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 50 जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाविल उमराव जान अदा का मरकजी किरदार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ए है अफसरी बेगम, दूसरा है खानम, तीसरा है उमराव जान, चौथा है गौहर मिर्ज़ा। तो ये तो सभी को पता होगा कि नाविल उमराव जान अदा का जो मरकजी किरदार है वो खुद उमराव जान है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो इसको आप समझिए, सारे ऑप्शन को हम देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं ये हमसे पूछा गया है और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पर है मुतला, दूसरे पर है मुक्ता और तीसरे पर है बैतुल गज़ल और चौथा है हुस्न मतला। तो हम चारों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिसरा किसे कहते हैं। तो जो गज़ल होता है वो 2 लाइन से बनता है और 2 लाइन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसकी कोई सी भी एक लाइन, ये ज़रूरी नहीं कि पहली या दूसरी, कोई सी भी एक लाइन जिन्हें हम मिसरा कहते हैं। और जो गज़ल का और फिर शेर किसे कहते हैं ये भी समझिए। तो एक जो लाइन होगी वो कोई सी पहली दूसरी कोई सी भी हो सकती है, तो इसको हम मिसरा बोलते हैं। लेकिन ये जो 2 मिसरे आपस में मिलते हैं इन्हीं को हम शेर कहते हैं। शेर क्या होता है, 2 लाइनों से मिलकर बना होता है, उसको हम शेर कहते हैं। अब हम जानते हैं मतला। तो मतला जो गज़ल की पहली जो लाइन होती है, यानी कि ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम मतला बोलेंगे। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो जो गज़ल का आखिरी शेर होता है इसको हम मक्ता बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर होता है उसको हम बैतुल गज़ल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे ये पूछा जाता कि गज़ल का सबसे बेहतरीन या उम्दा शेर को क्या कहते हैं तो वो बैतुल गज़ल कहलाता है। और हुस्न मतला जो ये पहला शेर है, इसके बाद जो फ़ौरन बाद दूसरा शेर आ जाता है, क्योंकि शेर सिर्फ 2 लाइन का गज़ल नहीं होता, शेर तो 2 लाइन का होता है लेकिन गज़ल हमारा बड़ा होता है। तो गज़ल का जो दूसरा लाइन जो शेर होता है
इसको हम हुस्न मतला बोलते हैं, जो दूसरे शेर का पहला लाइन, ये भी याद रखिए, क्योंकि पहला लाइन इसको हम मतला बोलते थे। तो इसी तरह दूसरे जो लाइन होती है, दूसरा शेर होता है, इसकी पहली लाइन को हुस्न मतला कहते हैं। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ, आपको समझ में आ गया हो चारों ऑप्शन के बारे में। अगर किसी में भी कुछ भी पूछा जाए तो आप फ़ौरन बता लीजिए। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान क्या है? मुहावरा है, ज़रबुल इमसाल है, मिसरा है या शेर है, क्या है? तो पहले ये समझिए, ये दो लाइनों से मिलकर नहीं बना हुआ है, तो हम इसे शेर नहीं कह सकते, इसको काट दीजिए। इसके बाद मिसरा, तो मिसरा तो हम शेर के एक लाइन, वो कोई भी लाइन हो उसको बोलते हैं, तो वो भी ये नहीं है, तो इसे भी काट दीजिए। अब बच्चे जो कंफ्यूज होंगे वो इन्हीं दो में होंगे कि ये मुहावरा है या ज़रबुल इमसाल है, ये है क्या? तो समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 1 या 2 नंबर मुफ्त में मिल जाएंगे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मुहावरा और ज़रबुल इमसाल में डिफरेंस है क्या। तो ये समझिए, जो मुहावरा होता है उसके आखिर में नू अलिफ जबर ना का आना लाजमी है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ में देखिए जो ऐसा आपको लगे कि हाँ ये मुहावरा हो सकता है, तो उसमें ये ज़रूर होगा कि नू अलिफ जबर ना आए, तो वो मुहावरा होता है। अगर नू अलिफ जबर ना आखिर में ना आए, यानी यहाँ पे पकवान नू आया है पर नू अलिफ जबर ना नहीं आया है, इस वजह से ये ज़रबुल इमसाल कहलाएगा, या इसी को हम कहावत बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुहावरा वो होता अगर यहाँ पर दिया होता 9 2 11 होना, चूँकि यहाँ पर नू अलिफ जबर ना आया, तो ये हमारा मुहावरा होगा। इसी तरह कोई भी सेंटेंस आप देखिए जिसमें नू अलिफ जबर ना आए और ऐसा पूछा जाए, तो वो समझिए कि वो मुहावरा है। जैसे 9 2 11 होना हुआ, या बाग बाग होना, या इसके अलावा आब आब होना, या पानी पानी होना, तो यहाँ पर नू अलिफ जबर ना आया हुआ है, तो ये सब के सब हमारे मुहावरा कहलाएंगे। ज़रबुल इमसाल या ज़रबुल मिस्ल भी लिखा कहीं कहीं मिल जाता है, तो इसको कहावत भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो पूछा गया है आपसे, ये ज़रबुल इमसाल है। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? तो चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है हादी रसुआ और चौथा है कृष्णचंद। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये डिप्टी नज़ीर अहमद ये पहले नावल निगार हैं उर्दू के, और जो प्रेमचंद हैं इन्होंने अफसाना की बुनियाद डाली थी, और जो कृष्णचंद हैं इनको शहंशाह अफसाना कहा जाता है। तो इनके बारे में भी आप याद रखिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन पर। तो जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सैयद बुखारी, अहमद शाह बुखारी, अकबर बुखारी, सुल्तान बुखारी। कौन से बुखारी? तो इनका जो असल नाम है वो है अहमद शाह बुखारी, या इनके हम पूरे नाम की बात करें जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इनका पूरा नाम था पीर सैयद अहमद शाह बुखारी। तो ये इनका असल नाम था या पूरा नाम था। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको बड़ा कर दें, आपको दिखे क्लियर, ठीक देख पा रहे होंगे। तो जो 6ठा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हसरत किस शायर का तखल्लुस है? हसरत, जिन्हें हसरत मुहानी भी कहते हैं, चूँकि ये मुहान में पैदा हुए थे, इस वजह से ये अपने नाम के आगे मुहान लिखते थे, लेकिन इनका तखल्लुस हसरत था। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है फैजुल हसन या फजलुल हसन, तीसरा है ज़ियाउल हसन और चौथा है कमरुल हसन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा, फजलुल हसन, क्योंकि इनका असल नाम फजलुल हसन था। इसके बाद 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि असगर गोंडवी का असल वतन कहाँ था? नंबर 1 पर है गोंडा, दूसरा है फैज़ाबाद, तीसरा है लखनऊ और चौथा है गोरखपुर। तो आप इनका नाम देखिए कि असगर गोंडवी, तो यहाँ से आप कंफ्यूज होकर गोंडा मत लगा दीजिए, क्योंकि ये गोंडा बाद में आए थे, लेकिन इनका असल वतन, इनके बाप दादा जहाँ रहते थे तो वो था गोरखपुर, लेकिन इनके वालिद की मुलाजमत हुई गोंडा में, इस वजह से ये यहाँ आ गए और फिर अपने नाम के आगे ये गोंडवी लिखने लगे, लेकिन इनका असल वतन हमसे पूछा गया है तो वो होगा गोरखपुर। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन है कि आतिशे गुल किस शायर का मजमुआ कलाम है?
ऑप्शन ए आपसे बताया गया है फ़ानी बदायूनी, दूसरा है जिगर मुरादाबादी, तीसरा है हसरत मोहानी, चौथा है गालिब। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जिगर मुरादाबादी का मजमुआ कलाम है आतिशे गुल। इसके बाद आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। तो जो 9वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है? तो शेर है कि है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो इसको लिखने वाले कौन हैं? तो उस शेर का हमें नाम बताना है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है इकबाल, तीसरा है फैज़ और चौथा है फिराक। तो कौन सा सही होगा? तो जो 9वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इसके बाद हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां जो क्वेश्चन है तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि पूरे चांद की रात अफसाना किसने लिखा? राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, अब्बास हुसैन। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसको लिखने वाले शहंशाह अफसाना जिनका नाम है, यानी शहंशाह अफसाना जिन्हें कहा जाता है, यानी कृष्णचंद्र। तो इन्होंने ही इस अफसाने को लिखा है पूरे चांद की रात। इसके बाद हम आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इसको थोड़ा छोटा करें तभी आपको चारों ऑप्शन दिखेंगे, अब देख पा रहे होंगे। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पानीपत, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है हैदराबाद। तो कौन सा सही होगा? तो हाली की जो पैदाइश है ये पानीपत में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 12वें नंबर पर, ऊपर करें। हाँ, तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ यूनिवर्सिटी, दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तीसरा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, चौथा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो जो प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन थे ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन। तो जो 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे चारों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन है 13वां, इसमें पूछा गया है कि मुहावरा अकर मकर करना, अब नू अली जबर ना आया हुआ है तो ये मुहावरा तो है ही, तो ये मुहावरा पहले से लिखा हुआ है कि ये मुहावरा के क्या माने हैं, आपको माने बताने हैं। नंबर 1 पर है बहाने बनाना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है झूठ बोलना, चौथा है शर्मिंदा होना। तो अकर मकर करना इसके माने होते हैं बहाना बनाने, यानी बहाने, जब कोई अकर मकर करने लगता है तो इसका मतलब है कि वो बहाने बना रहा है, वो टाल रहा है किसी चीज़ को। इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन। तो इसको भी बड़ा करें, चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, दर्ज बाला शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है? आपसे यहाँ पर सिनात पूछा गया है, क्योंकि ये पिछली बार भी सिनात के बारे में पूछा गया था कि कौन सा सिनात इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि सी लगा हुआ है, कि सी हो के जैसा हो, ये वर्ड जब आप देखिए तो समझ जाइए कि ये किस सिनात की बात की जा रही है। तो इसमें सिनात तशबीह की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्तियारा के माने होते हैं उधार लेना, तो ये इस्तियारा इसमें नहीं है। और तजाद कहते हैं जिसमें 2 अपोजिट चीज़ें एक ही लाइन में या एक ही शेर में मौजूद हों। जिस तरह एक शेर है कि सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है तो इसमें तजाद पाया जाता है, यानी सनाते तजाद भी कहते हैं और सिर्फ तजाद भी कहते हैं। और तलमी कहते हैं जिसमें कोई तारीखी वाक़या बयान किया जाए तो वहाँ पर तलमी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है तो यहाँ पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद महबूब के होठों को बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये तशबीह होगा। इसके बाद हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि लफ्ज़ खबर की जमा होती है, क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, खबरें,
अखबार, खबरों या खबरियात। क्या सही होगा? तो लफ्ज खबर की जो जमा होती है वो होती है खबरें, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है 16वां नंबर का क्वेश्चन। जो 16वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि नज्म रोटीनामा किसने लिखी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अकबर इलाहाबादी, दूसरा है इकबाल, तीसरा है फैज़ अहमद, चौथा है नज़ीर अकबर आबादी। तो रोटीनामा पूछा जाए या आपसे मुफलिसीनामा पूछा जाए या रीछ का बच्चा पूछा जाए तो इस सब को लिखने वाले नज़ीर अकबर आबादी हैं। नज़ीर अकबर आबादी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके जो नज़्म हैं, इनके एक स्टूडेंट जिन्हें ये पढ़ाया करते थे, जिन्हें ये ट्यूशन देते थे, उन्होंने ही इनके वफ़ात के बाद इसको मरतब करवाया था। तो ये जो नज़्म है रोटीनामा या मुफलिसीनामा आपसे पूछा जाए तो इन सब को लिखने वाले नज़ीर अकबर आबादी हैं। इसके बाद आता है, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पर। जो 17वां नंबर क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि फिराक गोरखपुरी का असली नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दयाशंकर, दूसरा है ब्रिजनारायण, तीसरा है जगन्नाथ आजाद और चौथा है रघुपति सहाय। तो जो फिराक गोरखपुरी थे इनका असल नाम या असली नाम जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इनका असल नाम था रघुपति सहाय। इसके बाद 18वें नंबर पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लफ्ज़ अर्ज़ का मुतज़ाद क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आसमान, दूसरा है ज़मीन, तीसरा है समा और चौथा है गुमा। तो लफ्ज़ अर्ज़ का मुतरादिफ या लफ्ज़ अर्ज़ जो है इसके माने होते हैं ज़मीन के। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ज़मीन का मुतज़ाद क्या होता है तब तो आप आसमान बताते, ठीक होता। लेकिन यहाँ लफ्ज़ अर्ज़ पूछा गया है तो अर्ज़ का जो मुतज़ाद होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समा। इसके बाद आते हैं हम 19वें क्वेश्चन पर। तो 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि शिम्मी किस अफसाने का किरदार है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गरम कोट, दूसरा है गबन, तीसरा है इबरत, चौथा है पूरे चांद की रात। तो आप लोगों की बुक में ये चारों के चारों सबक दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि शमी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये किस अफसाने की बात हो रही है। तो ये गरम कोट आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़रूर आया होगा शिम्मी। तो शिम्मी जो अफसाना किस अफसाने का किरदार है, तो शिम्मी किरदार है गरम कोट का। इसके बाद आता है 20वां क्वेश्चन। 20वें नंबर पर क्वेश्चन जो पूछा गया है 20वां और आखिरी, क्योंकि 20 ही टोटल क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे और सब के लिए एक एक नंबर मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन के लिए 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह बोला जाए क्या कहलाता है। सिफत है, फ़ेल है, ज़मीर है या ज़माना है, क्या है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीर होता है जो इस्म की जगह पर बोला जाता है। सिफत तो वो होता है जिसमें किसी की खूबी बयान की जाए। तो अब हम आते हैं हिस्सा बा पर। तो हिस्सा बा है, यहाँ टोटल आपको 50 नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिस्सा अलिफ में आपके 20 नंबर हो चुके थे। तो हिस्सा बा में हम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एक जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब दीजिए, यानी वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ टोटल नंबर आपके 6 दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखेंगे तो 3 गुणे 2। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर जो लिखेंगे वो 2 नंबर का होगा। इस तरह आपका 6 नंबर पहले क्वेश्चन से हो जाएगा। तो जो इसमें जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है वो है कि रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले थे। तो 2 नंबर के लिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जवाब लिखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी मुड़ियाहू एक गांव है जो जिला बिजनौर में जौनपुर में पड़ता है। तो जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में मुड़ियाहू एक गांव है, वहाँ पर रशीद अहमद सिद्दीकी पैदा हुए थे, तो वहाँ के ये रहने वाले थे। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर दूसरा है कि हाल ही की 2 किताबों के नाम लिखिए।
तो आप जवाब में लिखिए कि हाली के 2 किताबों के नाम। नंबर 1 पर आता है मुसद्दस हाली। मुसद्दस हाली जो इन्होंने लिखा था और ये किसके कहने पर लिखा था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए। सर सैयद अहमद खां के कहने पर ही अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये मुसद्दस हाली लिखा था। और दूसरे पर आता है यादगार गालिब। अगर हमसे और किताबों के नाम पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पर तो 2 ही किताबों के नाम पूछे गए हैं, इस वजह से इसमें 2 ही नाम दिए गए हैं। अगर आपसे और पूछे जाएं तो उन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे हयात जावेद जो सर सैयद अहमद खां की, जिसमें हालात ज़िंदगी बयान किया गया है, तो हयात जावेद इन्होंने ही लिखा। और हयात सादी ये अगर आपसे पूछे जाए किसने लिखा, तो इसको लिखने वाले भी अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि नज्म ईस्ट इंडिया के फर्जिंदों के नाम किसने लिखी। तो आप इसमें बताइए कि नज्म ईस्ट इंडिया के फर्जिंदों के नाम जोश मलिहाबादी ने लिखा। जोश मलिहाबादी जिन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है। इसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए, यानी ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और इसके जो नंबर हैं वो 20 हैं और यहाँ आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो 5 नंबर के लिए, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आप जब आप देंगे तो वो 5 नंबरों के लिए होगा। 4 क्वेश्चन होंगे तो इस तरह आपके टोटल 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे से। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, सबसे पहला सवाल है इसी दूसरे में से कि सिफत किसे कहते हैं। मिसाल के साथ लिखिए, साथ ही सिफत के अक़साम यानी उनकी किस्मों के नाम भी लिखिए। तो जवाब लिखिए सिफत। सिफत की अब तारीफ आपको बयान करना है कि सिफत है क्या, उसकी डिफिनेशन बताना है। तो सिफत जिस कलमा से किसी इस्म की भलाई या बुराई मालूम हो उसे सिफत कहते हैं, जैसे गोरा, बदनाम वगैरह। अब हम बात करते हैं सिफत की किस्मों को, यानी सिफत के कितनी तरह हो सकते हैं या कितनी तरह के होते हैं। तो ये टोटल 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर हमारा आता है सिफत ज़ाती या मुशब्बा, इसे मुशब्बा भी कहते हैं। और दूसरा है सिफत निस्बती। तीसरे पर आता है सिफत अददादी या तादादी। और चौथे पर आता है सिफत मकदारी। और 5वां और लास्ट आता है सिफत इशारी। तो इनके बारे में भी समझते हैं और इनके मिसालों को भी देखते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा जो था सिफत ज़ाती या सिफत मुशब्बा क्या है। तो वो सिफत जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी या ज़ाहिरी कैफियत भलाई या बुराई जाहिर हो उसे सिफत ज़ाती या मुशब्बा कहते हैं, जैसे गंदा, बुरा, अच्छी वगैरह। दूसरे पर आता है सिफत निस्बती। तो सिफत निस्बती जिस सिफत में किसी चीज़ के लिए कोई ताल्लुक़ या लगाव पाया जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं, जैसे देहलवी, मुरादाबादी, मेरठी या लखनवी वगैरह। ऐसे चीज़ जिसके उसका ताल्लुक़ पैदा हो कि वो कहाँ का है, उससे ये चीज़ें पता चले, तो वो हमारा सिफत निस्बती कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर सिफत अददादी या तादादी क्या है। तो इसमें आप लिखिए कि जिस सिफत से किसी चीज़ की गिनती मालूम हो उसे सिफत अददी कहते हैं, जैसे 5 टोपियाँ, 7 कलम, यानी गिनती। ये 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि गिनती चीज़ जहाँ मालूम हो कि ये कितनी गिनती में आ रही है, तो वो हमारा सिफत अददादी या तादादी कहलाता है। और इसके बाद आता है सिफत मिक़दारी। तो इसमें है कि जिससे किसी चीज़ का वज़न या उसकी मकदार और पैमाइश मालूम हो उसे सिफत मकदारी कहते हैं, जैसे आधा किलो आटा, 5 किलो गोश्त। तो यहाँ से आप ये कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, बल्कि ये ध्यान दीजिए कि किलो लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये सिफत मकदारी होगा। इसी तरह आपसे किलोग्राम पूछा जाए या ग्राम, लीटर, मीटर, मन, ये सारी चीज़ें जब आती हैं जिससे हमें उसका वज़न का पता चले कि इस वज़न में कितना है, तो वो हमारा सिफत मकदारी कहलाता है। और 5वें नंबर पर जो हमारा है सिफत इशारी। तो जिससे किसी चीज़ या नाम की तरफ इशारा पाया जाए उसे सिफत इशारी कहते हैं, जैसे वो गया। अब हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो गया, वहाँ खड़ा था या यहाँ बैठा है, तो ये चीज़ें होती हैं सिफत इशारा, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इंशाइया निगारी की तारीफ़ बयान करते हुए 5 अहम इंशाइया निगारों के नाम लिखिए। तो आप जवाब लिखिए इंशाइया निगारी, यानी इंशाइया निगार कहते किसे, इंशाइया निगारी होता क्या है, उसकी डिफिनेशन आपको लिखना है। तो उर्दू में इंशाइया अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एस्से से लिया गया है। कैसे बना है इंशाइया, तो ये एस्से से
बना हुआ है, जिसके लग़वी माने सही व कोशिश के हैं। जिस नसरी मजमून में फसाहत, ताजगी, रंगीनी और जज्बातियत का इजहार हो उसे इंशाइया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम इंशाइया कहते हैं। इंशाइया अदब की एक ख़ास सिनफ का नाम है। दास्तान, नाविल, हकायात और अफसाना की तरह इंशाइया भी एक अलग सिनफ अदब है। यानी ये जो दास्तान, नाविल, हकायात और अफसाना है, ये सब भी हमारा नस्र के फॉर्म में लिखा जाता है। तो नसरी फॉर्म में इसको भी लिखा जाता है, लेकिन ये अपनी खुसूसियात की बिना पर ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। सब ये अलग अलग होती हैं, लेकिन लिखे नस्र के फॉर्म में ही जाते हैं। इंशाइया में बाज़ ऐसे पहलू होते हैं जिनका हर मजमून या किसी दूसरी सिमत अदब में पाया जाना मुश्किल है। उसे इंशा परदाज की जहनी तरंग भी कहा गया है और फ़िक्र अंगेज़ ख्याल आराई भी। इंशाइया मुसन्निफ़ का ज़ाती तासीर भी हो सकता है, यानी वो खुद कैसा सोचता है उसके बारे में भी वो लिख सकता है, जिसे हम इंशाइया बोलते हैं। इंशाइया किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। मिज़ाह इंशाइया का जौहर होता है और इसकी दिलकशी मुसन्निफ़ के आज़ाद ख़याली और बात से बात पैदा करने की सलाहियत में पोशीदा होती है, यानी छिपी हुई होती है। अब हम जानते हैं 5 इंशाइया निगारों के नाम। तो 5 इंशाइया निगारों के नाम में आप लिख सकते हैं। नंबर 1 पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और दूसरे पर आता है अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरे पर हैं पितरस बुखारी, चौथे पर हैं रशीद अहमद सिद्दीकी और पाँचवें पर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ये टोटल 5 अफसाना निगारों के नाम हमसे पूछे गए थे। तो ये 5 अफसाना निगारों के इंशाइया निगारों के नाम है। अफसाना नहीं, बल्कि पिछली बार तो अफसाना निगारों के नाम पूछे गए थे 5, लेकिन इस बार हो सकता है आपसे इंशाइया निगारों के नाम 5 पूछे जाएँ, तो आप इसे याद रखिए। इसके बाद हमसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि अफसाना पर मुख्तसर नोट लिखिए, यानी अफसाना की डिफिनेशन आपको बतानी है। तो आप हेडिंग डालिए पहले अफसाना। इसमें लिखिए कि नाविल की तरह अफसाना भी अंग्रेज़ी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया, यानी जब नाविल आया उसी दरमियान ये अफसाना भी हिंदुस्तान आया, ये भी अंग्रेज़ों के ही अदब से लिया गया है। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है। ज़माने के तेज़ रफ्तारी में कारी का साथ न दास्तान दे पाई और न नाविल, इसीलिए एक नए सिनफ नस्र वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया। यानी पहले अफसाना को हम मुख्तसर अफसाना कहते थे, जिसको बाद में सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा। यानी पहले इसका नाम होता था मुख्तसर अफसाना, लेकिन बाद में हर चीज़ में तब्दीली होती रहती है, तो इसी तरह इसके नाम में भी तब्दीली की गई और इसको अफसाना कहा जाने लगा। मुख्तसर अफसाने में अफसाना निगार ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह नुमाया करता है जिससे पूरी ज़िंदगी की तस्वीर उभर आती है, यानी वो कैसा है वो सब हमको पता चल जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नसरी सिनफ है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई पहलू या अहम वाक़या इस अंदाज से पेश किया जाए कि ज़िंदगी की तस्वीर भी उभर आए और जो ज़िंदगी की बसीरत में भी इजाफ़ा करे। उर्दू में अफसाना निगारी की बुनियाद मुंशी प्रेमचंद ने डाली। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में यही सिर्फ पूछा जाए कि अफसाना निगार की बुनियाद किसने डाली, तो वो डालने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। और शहंशाह अफसाना किसे कहा जाता है, तो ये अलग हैं। बुनियाद डाली प्रेमचंद ने, लेकिन शहंशाह अफसाना जो कहा जाता है वो कृष्णचंद्र को कहा जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों से जुमले बनाइए। तो यहाँ आपके पास 5 मुहावरे होंगे जिनको आपको माने बताने हैं और जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। तो ये इसमें 5 ही दिए गए हैं और पिछली बार ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन आपको करने सिर्फ 5 थे। तो इस बार भी आपको करने 5 ही होंगे, लेकिन ये ज़रूर आएगा आपसे। मुहावरा को भी आप अच्छे से तैयार करिए, ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि आब होना क्या है, इसके माने बताइए और इसको इस्तेमाल करिए। तो आब होना, तो ये इसका माने होगा शर्मिंदा होना, जिसे हम पानी पानी होना कहते हैं। तो झूठ की पोल खुलने पर वो आब हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आग बगूला होना, यानी इसके माने हैं बहुत गुस्सा होना। तो मना करने के बाद भी तलहा को देर तक फ़ोन चलाते देखकर उसके अब्बू आग बगूला हो गए, यानी उसको पहले मना किया गया कि अब मत चलाओ, रहने दो, हो चुका, काफ़ी देर से आप चला चुके हैं फ़ोन, लेकिन वो नहीं माना। तो उसको फ़ोन चलाते देखकर उसके जो अब्बू हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाग होना, जिसके माने होते हैं बहुत खुश होना।
तो इसको आप जुमलों इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे कि आपकी शेरवानी देखकर दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाग बाग हो जाना आ गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंह में पानी आना। तो इसके माने होते हैं लालच आ जाना। जैसे बिरयानी का नाम सुनकर हमजा के मुंह में पानी आ गया, यानी बिरयानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके सिर्फ नाम सुनकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। क्योंकि जब हम अपने फेवरेट चीज़ के बारे में सुनते हैं तो लालच आ जाता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरज को चिराग दिखाना। इसके आपको माने बताने हैं। तो माने में आप लिख सकते हैं कि अक्लमंद को अक्लमंदी की बातें बताना, बनाने नहीं बल्कि बताना। जैसे बहुत तजुर्बाकार को सादा मशवरा देना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। जो बहुत ज़्यादा जानकार हो, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो, और हम उसको बिल्कुल सादा सा कोई मशवरा दें, कोई राय दें, तो ये इसी के मानिंद हो जाएगा जैसे सूरज को हम चिराग दिखा रहे हों। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल सवालों की तफसीली जवाब लिखिए। तफसीली जवाब कहते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। यहाँ पर टोटल 24 नंबर होंगे इस तीसरे क्वेश्चन से, और यहाँ 4 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 6 नंबर दिलाएगा। तो इस तरह आपका टोटल 24 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि मुंदरजा झेल इक्तिबास की तशरीह में सियाक व सबाक कीजिए, यानी सियाक व सबाक भी बताना है और उसकी तशरीह भी करना है। तो ये क्या दिया हुआ है, तो इक्तिबास दिया हुआ है कि बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रखा दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज़ के मुताबिक अलग खड़ा कर दिया, एक नोट पेपर पर किताबों के मजमून की तादाद लिख कर सबको जमा किया, फिर 15 अप्रैल तक के मजमून की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इजतराब क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम की तबई पहलू पर गौर किया तो फ़ौरन अपने आप पर मलामत की। तो इसको हमें बताना है, पहले सियाक व सबाक करना है, बताना है, और उसके बाद फिर इसकी तशरीह करना है। तो सियाक व सबाक आप डालिए और इसमें लिखिए कि ये पैराग्राफ हमारी दरसी किताब की सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से लिया गया है। मुतअल्लिका सबक की में पतरस बुखारी ने सुबह सवेरे उठने के एक मामूली से वाक़या को बड़े ही पुरअसर अंदाज में पेश किया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, तो इसको लिखने वाले कौन हैं, तो वो हैं पतरस बुखारी। इसके बाद हम तशरीह करते हैं। तो तशरीह हेडिंग डालिए और उसके आगे लिखिए कि अपने साथी को देखकर पतरस को शर्म महसूस हुई और पढ़ने का इरादा कर बैठे कि अब हम भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसके साथी जो थे, उनके दोस्त जो थे, वो पढ़ते थे। लेकिन मुताला के लिए सबसे ज़रूरी काम था किताबों को ठीक करना, इसलिए बड़े साइज़ की किताबों और छोटी किताबों को अलग अलग रखा। एक कागज़ पर किताबों की सफ़हात की तादाद लिखकर मेज़ पर रखी, 15 अप्रैल तक के दिनों का शुमार किया और फिर दिन की तादाद से सफ़हात की तादाद को तकसीम कर दिया ताकि ये पता चले कि एक दिन में कितने सफ़हात का मुताला करना चाहिए। जवाब 550 आया। पतरस के चेहरे पर किसी किस्म की बेचैनी नहीं थी, यानी वो इस बात से परेशान नहीं थे कि हमें इतना ज़्यादा पढ़ना है, हम कैसे मैनेज करेंगे, बिल्कुल भी बेचैन नहीं हुए। हाँ, ये एहसास ज़रूर हुआ कि 3 बजे उठकर सख्त गलती की, यानी इतनी जल्दी जो उठ गए थे तो ये अफसोस कर रहे थे कि ये उठना मेरा ये गलत है, बल्कि पढ़ाई से इनको ज़रा सा भी कोई बेचैनी, कोई घबराहट हुई नहीं कि इतना ज़्यादा बचा हुआ है, हम इसको कैसे मुकम्मल करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, बल्कि अफसोस इस बात का हो रहा था कि मैं सुबह 3 बजे क्यों उठ गया। मगर कम सोना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, यानी अब ये सोचने लगे कि हम जो सो रहे हैं तो कम अगर सोएंगे तो ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए ये तय किया कि 3 बजे उठना तो बेवकूफ़ी है, अलबत्ता 5 से 7 बजे के दरमियान उठना बेहतर रहेगा, यानी हम 7 बजे या 5 बजे ही उठ जाएंगे, जल्दी नहीं उठेंगे। पूरा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सोना जो है वो बिल्कुल सही से होना चाहिए। सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, तो सेहत पर भी किसी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ेगा और इम्तिहान की तैयारी भी हो जाएगी, सवाब भी मिले और सेहत भी बन जाए। इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये हुआ तशरीह। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल
उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से किसी एक पर ही आपको करने हैं। तो नंबर 1 पर आपको दिया गया है सुबह खेजी, दूसरा है सेहत हज़ार नेमत, और तीसरा है माँ बाप के हुकूक, चौथा है तालीम निस्वा। अब इनमें से आपको एक करना है, तो आज मैं आपको कराने वाली जो हूँ वो दूसरा है सेहत हज़ार नेमत है। तो आप हेडिंग डालिए सेहत हज़ार नेमत है। इंसानी जिस्म हूबहू एक मशीन की मानिंद है। अगर किसी मशीन का एक पुर्जा ख़राब हो जाए तो सारी मशीन ख़राब हो जाती है। इसी तरह अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी वजह से तंदुरुस्त ना रहे तो जिस्म के सारे अज़ा बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तंदुरुस्ती एक बेशकीमत दौलत है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया में सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल हैं। आगे लिखिए कि गरीब आदमी अगर सेहतमंद है तो उसकी अच्छी सेहत खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। दौलतमंद आदमी अगर तंदुरुस्त नहीं है तो उसकी खुशहाली और दौलत बेफ़ायदा है, किसी काम की नहीं होगी। दूसरे अल्फाज में तंदुरुस्ती माल व दौलत से अफजल है। दीन व दुनिया की कामयाबी व कामरानी के लिए जिस्मानी सेहत का होना अशद ज़रूरी है, यानी बेहद ज़रूरी है। जो शख्स मुसलसल बीमार रहता है वो अपने आप से भी बेजार हो जाता है, यानी अपने आप से भी वो परेशान हो जाता है। दुनिया की कोई भी नेमत उसे अच्छी नहीं लगती, ज़िंदगी उसके लिए वबाल बन जाती है। चारपाई पर मुसलसल लेटे रहने से तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है जब वो मुसलसल लगातार चारपाई पर पड़े रहते हैं। शब व रोज़ बदमज़ा और कड़वी दवाएं पीनी पड़ती है, यानी सुबह और शाम उनको बदमज़ा, क्योंकि दवाई जो होती है वो कड़वा होती है और उसमें कोई मज़ा नहीं होता है। ज़िंदगी की रंगीनों से भी से नफ़रत हो जाती है। वो उम्दा और मज़ेदार ग़िज़ाओं से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले वही चीज़ों को मना कर देते हैं। घर वाले भी इस बीमारी से आजिज़ आ जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं। बाज़ बीमार अपनी ज़िंदगी से इस कदर उकता जाते हैं कि वो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं, यानी खुदकुशी कर लेते हैं कि ऐसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। सेहत एक अजीम नेमत है, हमें इस नेमत की कद्र करनी चाहिए। जो भी इस नेमत की कद्र नहीं करता वो नाशुक्रा और एहसान फरामोश है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे इतनी अच्छी सेहत दी और वो शुक्र अल्लाह पाक का नहीं अदा करेगा तो वो नाशुक्रा होगा और एहसान फरामोश होगा। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है, यानी जाहिर है कि सेहत दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। अगर सेहत कीमतन बिकती होती तो दौलतमंद आदमी कभी बीमार ना पड़ते, यानी वो ख़रीद लेते सेहत को। लेकिन अफसोस की बात, सेहत जो है वो दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती। तो कोई गरीब होता है, सेहतमंद होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और वो मुसलसल बीमार रहता है तो उसका वो दौलत कोई काम का नहीं आता है, बल्कि वो बीमारी में ही सारे पैसे लगने लग जाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि सेहत हज़ार नेमत है, तो इस पर हमें मजमून कैसे लिखना। अब हम आगे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। ये याद रखिए, ये गैर दरसी है, यानी ये आपके बुक में नहीं होगा। एक ऐसा पैराग्राफ आपसे पूछा जाता है जो आपके बुक का ना हो बल्कि अलग का हो, और उसका खुलासा आपको अपनी ज़बान में करना होता है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन सा इक्तिबास है। तो इक्तिबास है कि हमारे सूबे के 2 बड़े हिस्से हैं जिनकी आब व हवा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अवध का इलाका बहुत गर्म और नम है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। मई और जून में गर्मी की शिद्दत होती है। जुलाई से बारिश का मौसम शुरू होता है और अक्टूबर के शुरू तक जारी रहता है। सूबे का दूसरा हिस्सा यानी मगरबी इलाका भी बहुत गर्म है, यहाँ नमी के बजाय खुश्की होती है। नवंबर से जाड़े पाले का मौसम शुरू होता है और फरवरी के आखिर तक यही सिलसिला जारी रहता है। तो अब इसका हमें खुलासा करना है अपनी ज़बान में। तो इसको आप यूं ही लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह नंबर मिल ही जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो इसमें लिखिए कि हमारे सूबे के डॉट डॉट करके जितना दिया हुआ है पहले उसको लिखिए और उसके बाद फिर खुलासा करिए।
तो खुलासा है कि हमारे मुल्क के दो बड़े हिस्से हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला अवध का इलाका है जहां बहुत ही ज़्यादा गर्मी और नमी होती है, बारिश बहुत तेज़ होती है। मई और जून में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बारिश का मौसम जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक रहता है। मुल्क का दूसरा हिस्सा जिसे मगरबी इलाका कहते हैं, जहां बहुत गर्मी रहती है, नमी के बजाय यहां का मौसम खुश्क रहता है। जाड़े की शुरुआत नवंबर से होती है और फरवरी के ख़त्म होने तक यही मौसम बना रहता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मुंदरजा झेल अदीब या शायर में से किसी एक की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर तफसील से रोशनी डालिए। तो ये अदीब या शायर किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो मैंने जो हालात ज़िंदगी ऑलरेडी कराया हुआ है सभी के बारे में, तो उनमें से आप दो दो का तो कम से कम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्या पता कौन सा आ जाए। तो अदीब या शायर किसी एक के बारे में आपको लिखना है। नंबर 1 पर आपसे पूछा गया है एहतिशाम हुसैन, दूसरा है फैज़ अहमद फैज़, तीसरा है मिर्ज़ा हादी रसवा और चौथा है मिर्ज़ा गालिब। तो इनमें से आज की इस वीडियो में जो हम कराने वाले हैं वो है फैज़ अहमद फैज़। तो इनके हालात ज़िंदगी के बारे में तफसील से जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फैज़ अहमद फैज़। इसमें लिखिए कि फैज़ अहमद फैज़ 31 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट के करीब एक गांव में पैदा हुए। सियालकोट जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये 1911 में पैदा हुए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तब ये जो सियालकोट है वो अब के तो पाकिस्तान के हिस्से में आने लगा है। तो ये वहीं एक गांव में पैदा हुए थे। ये मेन सियालकोट में नहीं पैदा हुए थे बल्कि उसके करीब एक गाँव में पैदा हुए थे। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए ये, और आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए, तो उमूमन वहाँ पर आपको सियालकोट देखने को मिलेगा। तो आप वहीं लगाइए इसको और वो सही हो जाएगा। क्योंकि अक्सर जब हमसे पूछा जाता है तो वहाँ इनके गांव का नाम नहीं दिया होता है बल्कि सियालकोट ही रहता है। तो सियालकोट में ये भी पैदा हुए थे और अल्लामा इकबाल जो है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, वो भी सियालकोट में ही पैदा हुए थे। तो दो बड़े शायर पैदा हुए हैं सियालकोट में, याद रखिए। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम सियालकोट में हासिल की। इनके वालिद चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां जो अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के माहिर थे, अफ़गानिस्तान के शहज़ादों के अतालिक मुकर्रर हुए। बहैसियत सफ़ीर अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड में इनकी तकरीरी रही। इसके बाद आगे लिखिए कि लाहौर से MA करने के बाद फैज़ अहमद फैज़ अमृतसर के एक कॉलेज में मुलाजिम हो गए, यानी अमृतसर में ये पढ़ाने लगे। बाद में वो लाहौर वापस आ गए जहाँ ट्रेड यूनियनों से वाबस्ता होकर उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। वो सहाफ़ी भी थे और तक़सीम हिंद से कब्ल यानी हिंदुस्तान के बंटवारा से पहले पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर भी रहे। पाकिस्तान टाइम्स के क्या थे? मुदीर थे। रावलपिंडी साजिश केस में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां वो 4 साल तक नज़रबंद रहे यानी कैद रहे रावलपिंडी साजिश के तहत। फैज़ की शायरी तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थी। इनकी शायरी और शख्सियत की तामीर में इस माहौल का बड़ा दखल रहा है जिसमें उन्होंने होश संभाला था। फैज़ की शायरी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने गज़ल को क्लासिकी रिवायत से पूरी तरह बांधे रखा। उनकी गज़ल और नज़्म दोनों में यकसा महारत हासिल थी। अब तक उनके कुल 7 मजमूए शाये हो चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इन 7 मजमुओं के नाम क्या है, यानी ये जो 7 मजमुआ कलाम है तो इनको हम एक क्या कहेंगे, तो इन 7 मजमुआ कलाम को हम एक अगर नाम दें तो वो होगा नुस्खा हाय वफ़ा। क्या है? नुस्खा हाय वफ़ा। तो फैज़ का जो इसी मजमुए में जो 7 शेरी मजमुए शाये हुए, तो इसका पहला नाम ये फैज़ अहमद फैज़ का पहला जो मजमुआ है उसका नाम है नक्शे फरियादी। और इसके अलावा जिंदानामा, दस्ते तयसंग, सरवादिए सीना, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये सारे के सारे काबिल ज़िक्र हैं। और इन 7 को एक में अगर हम डालेंगे, एक किताब की शक्ल देंगे तो उसका नाम होगा नुस्खा हाय वफ़ा। तो ये शाया हुआ था एक किताब में और इसका नाम ये रखा गया था, लेकिन इसमें 7 मजमुए कलाम हैं। और एक शेर है कि कब ठहरेगा दर्द ए दिल
कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। तो इसको लिखने वाले भी फैज़ अहमद फैज़ हैं। और इसके अलावा एक और शेर है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो इसको लिखने वाले भी फैज़ अहमद फैज़ ही हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और यूपी बोर्ड से हैं तो उन तक इसको शेयर कीजिए अगर उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।